आज हम एक ऐसे कानून को समझने वाले हैं जिसने आप कह सकते हैं आधुनिक भारत की नींव रखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। लेकिन कमाल की बात है कि इसके बारे में ज्यादा बात होती नहीं है। जी हाँ, यह है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े सवाल से। सोचिए, आप पावर देना भी चाहते हैं लेकिन कंट्रोल छोड़ना भी नहीं चाहते। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के सामने ठीक यही सबसे बड़ी चुनौती थी। एक तरफ भारतीय थे जो जोर जोर से ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे जो असली कंट्रोल अपने ही हाथों में रखना चाहते थे। अब इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए, बस यही वो गुत्थी थी जिसे 1919 का ये अधिनियम सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक्ट आया क्यों? असल में ये भारत में स्वशासन की जो मांग उठ रही थी ना, ये उसी का सीधा सीधा जवाब था। इसे पेश किया था भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू और उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मिलकर। आप कह सकते हैं कि ये साम्राज्य की तरफ से दी गई एक बड़ी रियायत थी, एक तरह का कंसेशन। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ऑफिशियली मतलब आधिकारिक तौर पर इस एक्ट का मकसद था भारत में एक जिम्मेदार सरकार की धीरे धीरे शुरुआत करना। ये ब्रिटिश पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। मतलब कम से कम कागज पर तो ऐसा ही लग रहा था। और ये बात कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि खुद किंग एम्परर ने अपनी घोषणा में क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये एक्ट लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को सरकार में एक निश्चित हिस्सा दे रहा है और आगे चलकर पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार का रास्ता भी दिखा रहा है। ये बहुत बहुत बड़े वादे थे उस समय के हिसाब से। अच्छा, सवाल ये उठता है कि ये वादे पूरे कैसे होते। तो इसका जवाब था एक बिल्कुल नया, एक अनोखा सिस्टम, एक एक्सपेरिमेंट जिसे नाम दिया गया डायार्की, यानी कि द्वैध शासन। और यही 1919 के इस एक्ट की सबसे नई और सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाली चीज थी। तो ये डायार्की आखिर है क्या वाला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब था एक दोहरी सरकार। मतलब जो प्रांतीय सरकार थी उसकी पावर को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी को गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं लेकिन गाड़ी का ब्रेक और एक्सीलरेटर आपने अपने पास रखा है। बस कुछ ऐसा ही था ये सिस्टम। जो सबसे जरूरी सब्जेक्ट्स थे जैसे डिफेंस, फाइनेंस, पुलिस, उन्हें रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स यानी आरक्षित विषय कहा गया और इनका कंट्रोल सीधे ब्रिटिश गवर्नर के हाथ में था। और जो बाकी सब्जेक्ट्स थे जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, उन्हें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स यानी हस्तांतरित विषय कहा गया और ये भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए। तो पावर तो दी गई लेकिन उस पर कसकर लगाम भी लगाई गई थी। अब जरा इन सुधारों की हदों को देखते हैं, इनकी सीमाओं को समझते हैं, क्योंकि असली कहानी तो इन्हीं शर्तों में छिपी थी। तो सबसे पहले केंद्र में एक नई लेजिस्लेचर बनाई गई जो कि द्विसदनीय थी, यानी दो सदनों वाली संसद। एक था निचला सदन जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, उसमें 145 सदस्य थे, और दूसरा था ऊपरी सदन काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसमें 60 सदस्य थे। पहली नजर में तो ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम लग रहा था। लेकिन यहीं पर असली पेच था। वाइसरॉय के पास एक अल्टीमेट पावर थी। वो किसी भी फैसले को वीटो कर सकते थे, मतलब उसे रद्द कर सकते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लेजिस्लेचर की मर्जी के बिना भी कोई कानून लागू कर सकते थे। तो मतलब साफ था, असली लगाम अभी भी ब्रिटिश हाथों में ही थी। अच्छा, तो वोट देने का अधिकार किसको था? क्या हर किसी को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वोटिंग का अधिकार बहुत ही लिमिटेड था। सिर्फ वही लोग वोट डाल सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी हो, या जो टैक्स देते हो, या फिर कम से कम 3000 रुपए का लैंड रेवेन्यू देते हो। इसका सीधा मतलब था कि भारत की ज्यादातर आबादी इस चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर थी। और लगाम सिर्फ यहीं तक नहीं थी, और भी कई सीमाएं थीं। जैसे कि बजट का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही ऐसा था जिस पर वोटिंग हो सकती थी, और अगर कोई ग्रांट रिजेक्ट हो भी जाए तो गवर्नर जनरल उसे फिर से बहाल कर सकते थे। यही नहीं, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसे सिखों, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस तक और फैला दिया गया। और सीटें भी आबादी के हिसाब से नहीं बल्कि सरकार की नजर में किस समुदाय का कितना महत्व है, इस आधार पर बांटी गई थी। तो अब सवाल यह है कि इन आधे अधूरे सुधारों पर भारतीय नेताओं का क्या रिएक्शन था? जाहिर सी बात है, इस पर राय पूरी तरह से बटी हुई थी। एक मत तो बिल्कुल नहीं था। देखिए, एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो इसके विरोध में कांग्रेस से इस्तीफा तक दे दिया था।
तो दूसरी तरफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और तेज बहादुर सप्रू जैसे लिबरल नेता थे जिन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाई और इन सुधारों को स्वीकार कर लिया। और फिर एक तीसरा रास्ता भी था, स्वराज पार्टी का, जिसमें मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता थे। उनकी स्ट्रैटेजी अलग थी। उन्होंने कहा, हम चुनाव लड़ेंगे और सिस्टम के अंदर जाकर इसका विरोध करेंगे। तो इतनी सारी कमियों और खामियों के बावजूद सवाल ये उठता है कि क्या इस एक्ट ने भारत के भविष्य के लिए कोई नींव रखी? चलिए अब जरा इसकी लॉन्ग टर्म लेगेसी यानी स्थायी विरासत पर नजर डालते हैं, और ये काफी दिलचस्प है। देखिए, 1919 का ये एक्ट कोई अकेली घटना नहीं थी। ये भारत की आज़ादी की तरफ जाने वाले रास्ते का एक बहुत ज़रूरी पड़ाव था। इसी की समीक्षा करने के लिए 10 साल बाद साइमन कमीशन आया। फिर उसी के आधार पर 1935 का एक और बड़ा एक्ट बना, और इन सब ने मिलकर ही 1947 में भारत की आज़ादी का रास्ता तैयार किया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसका असर आज भी हम देख सकते हैं। 1919 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट बनाए गए थे, वही आज की लोकसभा और राज्यसभा के सीधे सीधे मॉडल बने। मतलब जो 2 सदनों वाली संसद की नींव उस वक्त रखी गई थी, वो आज भी हमारे लोकतंत्र का एक सेंट्रल पिलर है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या 1919 का ये एक्ट भारतीयों को पावर देने की दिशा में एक सच्चा और ईमानदार कदम था, या फिर ये पूरी आज़ादी देने के प्रोसेस को सिर्फ देर करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी? इस पर सोचना तो बनता है।